नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास पर, जो तुलनात्मक राजनीति और विकासशील देशों की तुलनात्मक राजनीति के पेपर में विभिन्न विश्वविद्यालयों में सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में है, सिविल सर्विस के सिलेबस में भी है और हमारी दुर्ग यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के सिलेबस में, सेकेंड सेम के सिलेबस में। इसके कई बार चर्चा बीच में आ चुकी है फिर पहले के एपिसोड्स में। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। 20वीं शताब्दी मैंने बताया था आपको कि उपनिवेशवाद के समाप्ति की शताब्दी है, नए देशों के उदय की शताब्दी है, नई राजनीतिक व्यवस्थाओं के बहुत भारी मात्रा में उदय की शताब्दी है। तो उनके बीच के डिफरेंस को नापने के लिए, उनके उनकी उनके विकास को नापने के लिए जो स्केल ईजाद हुए उनमें से एक इसके लिए था राजनीतिक विकास। अब इस राजनीतिक विकास में जो प्राइमरी काम है, जो सबसे मेजर काम है, जो सबसे बड़ा नाम है इसके साथ, वो है लुसियन पाई। अगर आप राजनीतिक विकास की चर्चा करें और लुसियन पाई को नहीं जानते हैं तो फिर वो राजनीतिक विकास के बारे में हम कुछ नहीं जानते, समझिए। तो लुसियन पाई जो है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की उनकी किताब है, इसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल इस थ्योरी की चर्चा की उन्होंने। तो सबसे पहले वो राजनीतिक विकास को परिभाषित करते हैं, और राजनीतिक विकास को जो परिभाषित करते हैं, राजनीतिक विकास एक, देखिए क्लास में हम पढ़ाते हैं तो कम से कम इसमें 4 से 6 पीरियड लगते हैं इसको बताने में, क्योंकि जो परिभाषा में जो चीज़ें आती, बहुत छोटी सी परिभाषा उन्होंने, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। वो कहते हैं राजनीतिक विकास जीवन, आप लिख सकते हैं, राजनीतिक विकास जीवन के, संस्कृति के पुराने मूल्यों का, पुरातन मूल्यों का नवीन मूल्यों के साथ, नवीन मांगों के साथ एकीकरण और अनुकूलन है। अब यह जो शब्द है एकीकरण और जीवन के पुरानी मान्यताओं का नवीन मांगों के साथ एकीकरण और अनुकूलन है, इसको क्या कहेंगे? राजनीतिक विकास। अब ये पूरा इसमें कल्चरल डेवलपमेंट आ जाता है, कल्चरल का ट्रांजिशन आ जाता है कि कल्चर एक परंपरागत संस्कृति से एक आधुनिक संस्कृति में कैसे परिवर्तित होती है, उनका एकीकरण और अनुकूलन है। ये मतलब एक स्लो प्रोसेस की बात करते हैं कि एकीकरण, एडॉप्टेशन होता है उसका। एडॉप्टेशन एक दिन में तो नहीं होता है, एडॉप्टेशन होता है, और जब ये एडॉप्टेशन होता रहता है तो हम इसको कहते हैं राजनीतिक विकास। अब इसको दूसरे लोगों ने भी परिभाषित किया। दूसरे लोगों में एक बड़ा नाम जो है आमंड एंड पावेल का है, खास करके आमंड का। आमंड आप जानते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। उसी के अनुरूप उन्होंने परिभाषित भी किया इसको कि राजनीतिक विकास जो है वह राजनीतिक संस्कृति का विभेदीकरण और राजनीतिक संस्थाओं का अभिवृद्धि, राजनीतिक संस्कृति का आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण, यह राजनीतिक विकास जो है वो उसका, ये राजनीतिक विकास है। राजनीतिक संस्कृति का डिफ्यूजन, विभेदीकरण, और राजनीतिक संस्थाओं का, संरचनाओं का अभिवृद्धिकरण। अब ये जो हिंदी के शब्द हैं, ये तुलनात्मक राजनीति में जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको लोहे के चने जैसे लगते हैं। अभिवृद्धिकरण, संरचनाओं का विभेदीकरण, ये शब्द के अर्थ कठिन नहीं है, उच्चारण में कुछ कठिनाई हो सकती है, ऐसे लग रहा है। अब देखिए वो क्या कहता है, आमंड की परिभाषा लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति का डिफ्यूजन, राजनीतिक संस्कृति का विसरण। डिफ्यूजन क्या मतलब होता है? घोल देना, शक्कर आप घोलते हैं पानी में, फैल जाना। तो राजनीतिक संस्कृति, देखिए जब राजनीतिक संस्कृति का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसकी चर्चा होगी कि राजनीतिक संस्कृति जो होती है, मूल रूप से ज्यादातर संस्कृतियां, कुछ लोगों का उसमें बड़ा योगदान होता है उस वैल्यू। संस्कृति क्या होती है? मूल्यात्मक अवधारणा है। संस्कृति भौतिक अभौतिक दोनों होती है, लेकिन एक मूल्यात्मक, एक वैल्यू सिस्टम होता है उसमें। तो जो वैल्यू सिस्टम बनाता है हमेशा ज्यादातर समाज का एलीट क्लास उसको बनाता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो वैल्यू सिस्टम है इसका डिफ्यूजन होना चाहिए, यानी कि इसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस वैल्यू सिस्टम के फॉर्मेशन में। अब पुराना जो वैल्यू सिस्टम है तो है, लेकिन अब लुसेन पाई की परिभाषा क्या कह रही है? एकीकरण और
अनुकूलन। ये पुराने वैल्यू सिस्टम का अगर डिफ्यूजन नहीं होगा, विसरण नहीं होगा, तो इसका अनुकूलन नहीं होगा। अनुकूलन तभी होगा जब उस वैल्यू सिस्टम में हर आदमी, आम आदमी, जनसंख्या का अधिकांश भाग उसमें पार्टिसिपेट करता है। तब इसको क्या कहते हैं? संस्कृति का विसरण। जैसे आप एक गमले में ऊपर पानी डालते हैं, बहुत तेज पानी डाला तो ऊपर के ऊपर रह गया, नीचे तक वो पहुंचा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? गमले को, आपको मिट्टी को कोड़ना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं तो नीचे तक जाता है। ये है संस्कृति का विसरण, कि संस्कृति का जो रूट्स है वो पूरे सोसाइटी तक होना चाहिए। ये बहुत क्लियर होगा जब वो राजनीतिक विकास की विशेषता बताएंगे लुसियन पाई की हम आपको। तो आमंड की परिभाषा भी उनकी परिभाषा के अनुकूल ही चलती है। फिर से आते हैं, उनकी परिभाषा बता देते हैं कि जीवन के, लुसियन पाई की, पुरातन मूल्यों का नवीन मांगों के साथ एकीकरण और अनुकूलन है, इंटीग्रेशन एंड एडॉप्टेशन। यानी कि सब उसमें अपनापन महसूस करें और सब उसमें पार्टिसिपेट करें। एडॉप्टेशन उसका, एडॉप्टेशन कैसे होगा? सांस्कृतिक विसरण से। अब कहते हैं आमंड क्या? सांस्कृतिक अभिवृद्ध सांस्कृतिक विसरण, इनरिच्ड डेवलप्ड कल्चरल डिफ्यूजन। यानी कि कल्चरल डिफ्यूजन ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी मात्रा भी अधिक है। और अभिवृद्ध संस्थानीकरण, यानी कि संस्थाओं का, स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसको क्या कहेंगे? जैसे एक ही संरचना, एक ही ब्यूरोक्रेटिक कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए, वो बहुत सारे काम कर रहा है, वो न्यायिक प्रकृति के काम भी कर रहा है, वो प्रशासनिक प्रकृति के काम भी कर रहा है, वो विधायी प्रकृति के भी काम कर रहा है। तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर ओवरलोडेड हो गया। अब ओवरलोडेड होगी स्ट्रक्चर को, अच्छा स्ट्रक्चर तुलनात्मक राजनीति में नहीं माना जाता। स्ट्रक्चर वो है जो ज्यादा काम करे लेकिन कम प्रकार के काम, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसका। तो उसको कहते हैं संरचना का अभिवृद्धिकरण। ये कहता है आमंड, ऐसा अगर हो रहा है तो राजनीतिक विकास होगा। इसको हेलियो आइजनस्टीन ने, इसको जेगवेराइट ने इसको आधुनिकीकरण के साथ जोड़ दिया। तो राजनीतिक विकास की जो परिभाषाएं आ रही है लुसियन पाई और उनके दूसरे साथियों की तरफ से, उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इसमें मूल्यात्मक वैल्यू वाला डेवलपमेंट भी जरूरी है। जीवन के पुरातन मूल्य नए मूल्यों के साथ उनका एडॉप्टेशन हो रहा है। जैसे हम अपने संविधान की ही बात ले लेते हैं। संविधान में न्याय, समता, समानता, ये एक मॉडर्न वैल्यूज हैं। पूरा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं था, लेकिन इसको एक सार्वभौम समानता, सार्वभौम मताधिकार, इसको आधुनिक मूल्य माना जाता है। अब ये आधुनिक मूल्य है, विधि के समक्ष समानता है। तो अब इसका मान लीजिए हमारे किसी पुराने मूल्यों से टकराव होता है तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करती है। ऐसे बहुत सारे विवाद आते हैं जो आप देखते हैं, कि जिसमें हमारे कहीं सामाजिक मान्यताएं, कहीं रूढ़ियां हमारी कहीं बाधा बनती हैं, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है, या राज्य उसमें कानून बनाता है, संसद कानून बनाती है और उसको ठीक किया जाता है। तो अब ये एडॉप्टेशन जो हो रहा है, ये थोड़ा सा मैकेनिकल हो रहा है, इस संरचना के द्वारा एडॉप्टेशन किया जा रहा है। लेकिन लुसियन पाई का क्या कह रहे हैं, या आमंड क्या कह रहे हैं, ये एडॉप्टेशन जो है जीवन के पुरातन मूल्य का नए मूल्य से एडॉप्टेशन स्वाभाविक रूप से अगर हो रहा है, तो वो व्यवस्था राजनीतिक रूप से ज्यादा तेज, अच्छे से आगे बढ़ रही है। बाकी वो संरचना के द्वारा भी एडॉप्टेशन हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एडॉप्टेशन होते रहना चाहिए। तो इसका मतलब राजनीतिक रूप से व्यवस्था विकसित हो रही है। ये उनकी थ्योरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये मूल्यात्मक है, पहली विशेषता मैंने बताया। जो दूसरी विशेषता बताया, वो दूसरी विशेषता ये है कि ये भौतिक भी है, यानी कि इंस्टीट्यूशन का भी डेवलपमेंट होना, सरकार का भी डेवलपमेंट होना, यानी कि आपका जो राजनीतिक व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, वैल्यू का भी डेवलपमेंट जरूरी है और स्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट, वो भौतिक रूप से भी वो राजनीतिक विकास दिखाई देना चाहिए। तो राजनीतिक विकास की परिभाषा हो गई। इस राजनीतिक विकास की परिभाषा से ही इसकी मूल बात निकलती है कि एक तो ये, इसका केवल भौतिक विकास नहीं, केवल देश का विकास नहीं, आर्थिक विकास नहीं, बल्कि इसकी मूल्यात्मक विकास होना भी जरूरी है और स्ट्रक्चर का विकास होना भी जरूरी है।
अब लुसियन पाई ने उस समय की तमाम व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उन तमाम व्यवस्थाओं के अध्ययन के पश्चात जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने एक 10 आधार बताए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास के बारे में कहाँ क्या सोचा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कितने प्रकार का ये हो सकता है, उसको उन्होंने 10 आधार बताए और उसके बाद अपना मॉडल दिया। और जो 10 आधार बताए उसमें लगभग उस समय की सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं समाहित हो जा रही थी और उसमें तमाम उस समय के जो राजनीति विज्ञानी थे, जो केवल राजनीति विज्ञानी कहना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो लोक प्रशासन के थे, समाजशास्त्र के थे, अर्थशास्त्र के थे, ये सब उस पर काम कर रहे थे, उस पर उनकी अपने अपने विचार थे। तो इन सब को उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब इसको देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी के लिए जो कठिनाई होती है वो ये कि इसको याद रखना ये कौन से 10 क्लासिफिकेशन थे, क्योंकि उसके बिना राजनीतिक विकास का मॉडल पूरा नहीं होता। और नेट जैसी परीक्षा में उसी को ऊपर नीचे करके कई बार सुमेलित करिए, नहीं मिलाइए, ऐसे सवाल बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं थोड़ा सा बारीक अध्ययन करना, माइन्यूट स्टडी, गहराई से पढ़ना। तो जब गहराई से पढ़ेंगे तब आपको वो पता चले। अब इसका एक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में, इसका भी एक फॉर्मूला आप संक्षेप बना लीजिए और वो मैं आपको बना के बताता हूँ और फटाफट याद हो जाएगा। उसके बाद लुसियन पाई का खुद के मॉडल का सिद्धांत, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर आज छोड़ते हैं, उसके 10 आधार और लुसियन पाई का मॉडल हम राजनीतिक विकास के दूसरे भाग में, जो थोड़ा सा इससे बड़ा वीडियो होगा, उसमें। धन्यवाद।